ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को पढ़ेंगे, फिर सरफेस एरिया को पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर पढ़ेंगे और उसके बाद प्रेशर ऑफ गैस और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डिस्कशन हम कर चुके हैं इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम जनाब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। हम इसे पढ़ लेते हैं और उसके बाद वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इनकी वीडियोस देखते चले जाएंगे। Concentration of reactants. The rate of a chemical reaction depends upon the cooling and among the reactant molecules. So higher the concentration, the greater will be the rate of reaction. For example, a mixture of hydrogen and chlorine will react twice as fast if their concentration are doubled. अगर उनकी डबल कर देंगे concentration, reaction का रेट भी डबल हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. Two antacid tablets neutralizes stomach acid faster than one tablet because there are more reacting particle. अगर आपको कोई एसिडिटी होगी, प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो अगर आप एक टेबलेट खाएंगे उससे आराम लेट आएगा, लेकिन अगर आप 2 टेबलेट लेंगे तो वो आराम जल्दी आ जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने ज़्यादा मालिक्यूल एंटासिड के ले लिए हैं, जिस वजह से स्टमक में रिएक्शन तेज़ हो जाएगा एसिड को न्यूट्रलाइज करने का और आराम भी जल्दी आ जाएगा। कहने का मतलब ये बन जाता है। और थर्ड पॉइंट है हायर कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड रेन करोड्स मार्बल फास्टर दैन लोअर कंसंट्रेशन। ऐसे इलाके जहाँ पर एसिड रेन नहीं होती और वहाँ पर अगर कोई स्टैचूज़ हैं, मार्बल की कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें जो होगी क्रोजन वो तकरीबन उनका स्पीड बहुत डाउन होगी। लेकिन वो इलाके जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं खूब अच्छी तरह, वहाँ पर और ये एसिड रेन की प्रॉब्लम भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो क्रोजन का जो रेट होगा बहुत तेज़ होगा। ये बात जो हमने पढ़ी उसकी एग्जाम्पल हमने 3 रख ली सामने, लेकिन अब आने लगे हम इस तरफ। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आने लगी है वो एग्जाम्पल आज इन तीनों एग्जाम्पल में तो नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट आपको इसका मतलब समझा देगी। अब होने क्या लगा है इसको देखें ज़रा। ये हमारे पास है 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इसके अंदर, और इसके अंदर है 3 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन। ये यहाँ पर पड़ी हुई है मैग्नीशियम रिबन का एक स्ट्रिप पड़ा हुआ है, यहाँ भी मैग्नीशियम मेटल के रिबन का एक स्ट्रिप पड़ा हुआ है, और हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली इन दोनों बीकर्स में डाल देंगे। ठीक है, रिएक्शन चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, और एट द एंड देखेंगे कि ये कितनी तेज़ी से गायब होता है और ये कितनी तेज़ी से गायब होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन हमने दोनों उठाए और उसके बाद दोनों के अंदर एंट्री कर देंगे। इसकी रिएक्शन जो है 3 मोलर वाले में बहुत तेज़ी से हो रहा है, ज़बरदस्त बबलिंग हो रही है, लेकिन होगा क्या अब आप थोड़ी देर में ही देखेंगे। ये उसने उठाया और उसके बाद आपको विद इन फ्यू सेकंड दिखाएंगे उसका इंटीरियर साइड पर। तो पहले 3 मोलर वाले को देख लें। 3 मोलर वाले को ज़रा थोड़ा सा ये टिल्ट करेंगे तो उसके अंदर देखें कि क्या वो मैग्नीशियम मेटल का टुकड़ा है, कोई भी नहीं, गायब हो चुका है, वो कम्प्लीटली वैनिश्ड, यानी सारे के सारे रिएक्शन करके ख़त्म हो गया। लेकिन जब आपको सेकंड वाला बीकर दिखाएंगे तो वहाँ चेक करें कि वहाँ पर जो आपका है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जिसमें 1 मोलर है उसमें अभी भी स्टिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन चल रहा है उसका, यानी कंसनट्रेशन का इफेक्ट ठीक ठाक है। जब कंसनट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा है तो रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा, विद इन सेकेंड वो मैग्नीशियम डिज़ोल्व आउट हो जाएगी। और जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेशन कम है वहाँ रिएक्शन इतना तेज़ नहीं है। सेकंड जो फैक्टर है, ये 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वो बस अभी वही हैं क्वेश्चन, उसी के नीचे उनके आंसर्स हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादातर क्वेश्चन को डील नहीं करता। सरफेस एरिया, अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डायरेक्टली इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कुलियंस, so the rate of reaction increases with increasing surface area of reactants. Doubling the surface area of a solid reactant increases the frequency of collision between reactant and particles. यानी अगर आप सरफेस एरिया के साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियन भी इंक्रीज़ कर जाएगी, तकरीबन समझे डबल ही हो जाएगी। दिस लेड टू मोर इफेक्टिव कुलियन पर यूनिट टाइम, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। अब उसकी एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि पाउडर्ड जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl फास्टर देन सॉलिड लम्प ऑफ ZN। लम्प का मतलब है ढेला। जिंक का ढेला वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आहिस्ता रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू जिंक पाउडर, बिकॉज द पाउडर हैज़ मोर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो पाउडर शेप में है और वो एक्सपोज सरफेस उसकी बहुत ज़्यादा है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ी तेज़ी रिएक्शन करता है। सिमिलर ही एक अपना एग्जांपल है, लेकिन अब जिंक की जगह एल्यूमिनियम कर लिया हमने और सोडियम HCl की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लिया। पाउडर्ड एल्यूमिनियम रिएक्ट क्विकली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइल एल्यूमिनियम फॉयल रिएक्ट्स मोर स्लोली।
तो एग्जांपल दोनों तकरीबन सेम ही हैं, लेकिन अब चल के इसको देखते हैं इसकी भी वीडियो कि इसमें क्या सिचुएशन हमारे पास, कौन सी हमारे पास है सरफेस एरिया के रेफरेंस से। एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें 1 मोलर एक्सरे तीनों के अंदर, नीचे जो है वो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। पहले वाले में लंप कैल्शियम ढेला सा है, दूसरे वाले में थोड़ा सा उसको टुकड़े किए हुए हैं, और तीसरे वाले में पाउडर है। तो अब आप करते क्या कि तीनों को डाल कर देखते हैं 1 बाय 1। तो पहले तो डाल लेते हैं जनाब, देखते हैं क्या होने लगा है। ठीक है, आवाज़ मैंने खुद ही बंद की हुई है क्योंकि वो मैं खुद ही कमेंट्री कर रहा हूँ, तो बेहतर यही है। तो सबसे पहले हमने जनाब ढेले को उठाना है और इसको इसके अंदर डाल देना है। रिएक्शन होगा डेफिनेटली, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है या रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं। रिएक्शन हो रहा है, बबलिंग भी हो रही होगी लाजम, लेकिन वो बहुत ही हल्की 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 हल्की। समझे कि ना होने के बराबर, लेकिन बहरहाल हो रहा है, रिएक्शन चल रहा है, बबल उठ रहे हैं उसमें से। अब आने लगा सेकंड की बारी। तो सेकंड में क्या होने लगा है, रिएक्शन अब भी हो रहा है, बबलिंग अब भी हो रही है, ज़रा उससे ज़्यादा हो गई है जो पहले वाला लंप था। तो क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। पहले में एक लंप था, यहाँ पर लंप्स के कई टुकड़े हैं जिसको हमने यहाँ डाला, और बबलिंग की वजह से वो बिल्कुल ही ब्लर हो गया सारा सोल्यूशन। अब आने लगा ये। तो इसमें रिएक्शन की स्पीड चेक करें ज़रा, ये पाउडर है तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक ये यानी एक हेल्पफुल है वीडियो, जिससे हमें समझ आ जाती है कि सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या है रिएक्शन के ऊपर। ओके, आई थिंक इट इज़ डन। तो वापस जाते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। हमने ये कंप्लीट कर लिया। हालांकि जो इक्वेशन जो एग्जांपल्स हमने पढ़ी उस रेफरेंस से मेरे पास एग्जांपल यानी वीडियो नहीं थी, लेकिन उसने मीनिंग अपने पूरे कर दिए हैं। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के रेफरेंस से हम पढ़ने जा रहे हैं कि राइजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, so more energetic collisions take place between particle, but for an effective collision the particle must, effective collision के लिए पार्टिकल के पास क्या क्या होना चाहिए, एनफ एनर्जी होनी चाहिए जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, और दूसरा ओरिएंटेड करेक्टली व्हेन दे कोलाइड, कि जब वो कोलाइड कर रहे हो तो उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। ओरिएंटेशन अगर गड़बड़ होगी तो फिर वो बेशक जितनी मर्जी वो आपस में टक्करें मारें तो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये पढ़ने के बाद आगे कुछ आने लगे। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, इसे हम अभी देखते हैं पावर पॉइंट में जाके। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है ये ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं और इसकी हम चेक करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ आ गया हमारे पास, ये ग्राफ आ गया। तो ग्राफ को चेक करते हैं यहाँ पर कि ये ग्राफ क्या है, कह रहा है। तो ये आगे जनाब हमारे पास है, ये ग्राफ है जिसमें ब्लू कलर से शो किया हुआ है ये टाइम जो इसका टेम्परेचर T1 पर है, काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और नंबर ऑफ मालिक्यूल जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं। मोस्ट मालिक्यूल डजेंट हैव रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर अनेबल टू रिएक्ट। ये ऐसे मुख्तलिफ रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इंक्रीज़ कर रही है, तो बहुत थोड़े मालिक्यूल हैं जिनकी ओनली मालिक्यूल्स विद रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आर एबल टू रिएक्ट। बहुत थोड़ी इसकी परसेंटेज है या उसकी फ्रैक्शन है जो कि जिनके पास एक रिक्वायर्ड EA यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद है, जिससे केमिकल रिएक्शन आगे पॉसिबल है। बाकी किसी के पास इतनी ज़्यादा यानी नहीं है, वो हैं फ्रैक्शन सारी, और ये इधर से इधर आप चेक करते चले जाएँ तो ये एरियाज़ में कन्वर्टेड है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। तो सिर्फ ये एक फ्रेगमेंट ऐसी है जिसके अंदर वो मालिक्यूल मौजूद हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल है, जिससे हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, अब आगे क्या है, हमने क्या किया, टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब हुआ क्या कि इस ग्राफ और उस ग्राफ में फ़र्क क्या पड़ा है, ये ग्राफ थोड़ा सा फिस गया है, थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा हमने कंप्रेस्ड फॉर्म में फील हो रहा है, जिससे हुआ क्या कि ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया ये इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, ग्रेटर फ्रैक्शन विद एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। अब हम ऐसा करते हैं, इन दोनों ग्राफ्स को आपस में मिलाकर चेक करते हैं कि हुआ क्या। ये ग्राफ यहाँ आ गया और दूसरा ग्राफ भी हमारे इस तरफ मूव कर गया। अब जो आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि जब टेम्परेचर T1 था कम था, क्योंकि T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, वो मालिक्यूल यानी ये फ्रैक्शन बेसिकली इंडिकेट कर रही है वो मालिक्यूल जिनके पास
प्रॉपर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मौजूद है, लेकिन फ्रैक्शन बहुत कम है। जबकि दूसरा ग्राफ जब इसका टेम्परेचर T2 इंक्रीज़ कर देते हैं तो हुआ क्या है कि ग्राफ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया, जिससे ये वाली फ्रैक्शन जो है रेड वाला पोर्शन नज़र आ रही है वो इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव प्रॉपर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नाउ इट इज़ इंक्रीज्ड। ये असल में इसकी बैकग्राउंड थ्योरी है। बेसिकली यहाँ पर वो यानी चीज़ आपकी तरफ ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग पार्टिकल्स। एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। ये असल में इस ब्लू एरिया की तरफ इशारा हो रहा है। मोस्ट पार्टिकल हैव मीडियम एनर्जी, ज़्यादातर लोग मालिक्यूल की मीडियम एनर्जी ही होती है। अ फ्यू पार्टिकल हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड फॉर रिएक्शन। बहुत फ्यू या एक छोटी सी स्मॉल फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी इस काबिल होती है कि वो रिएक्शन कर सकें। द कर्व शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये जो कर्व शो कर रहा है, ये जो कर्व है वो क्या शो कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, यानी वो बेसिकली मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें कम ऐसे मालिक्यूल भी हैं जो बहुत कम है, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, थोड़ी और बढ़ जाती है और बढ़ रही है। जहाँ पर आके ब्लू में देखें तो हमारे पास एनर्जी, वो एनर्जी जिनकी ठीक ठाक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी इस काबिल है कि रिएक्शन को कैरी आउट कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम T1 टू T2 the energy of molecule also increases. In this way the proportion of molecule having required activation energy increases. जिसकी तरफ हम थोड़ी देर पहले इशारा कर रहे थे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो मालिक्यूल जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रॉपर होती है उनकी फ्रैक्शन, उनके नंबर इंक्रीज़ कर जाते हैं। सो एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल इंक्रीजेज द कूलिंग फ्रीक्वेंसी, इट मीन नंबर ऑफ इफेक्टिव कूलिंग एंड हैंस द रिएक्शन रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास वो मालिक्यूल जिनकी प्रॉपर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है उनके नंबर बढ़ जाते हैं, इससे रेट बढ़ जाता है। ये हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि प्रेशर ऑफ गैसेज। प्रेशर इंक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ गैस फॉर गिवन वॉल्यूम, देयर विल बी मोर कूलिंग विच विल इंक्रीज इन रिएक्शन rate, e.g. mixture of H2 and Cl2 molecule will react twice as quickly when the partial pressure of one of the H2 molecule is doubled compared to partial pressure of the other. अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई बात, वो कहना क्या चाह रहे हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन की पार्शियल प्रेशर को डबल कर देंगे, पार्शियल प्रेशर डबल करने का मतलब है कि बेसिकली आप अमाउंट हाइड्रोजन की इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब आप इसकी अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली रिएक्शन भी, उसके रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, कैटलिस्ट की डिस्कशन हम कर चुके हैं और टेम्परेचर के रेफरेंस से हमारे पास वीडियो है, वो उसको चेक करते हैं। ये कैटलिस्ट का है, ये टेम्परेचर को चेक करते हैं। अच्छा, इसमें दो जनाब हमारे पास हैं, ये इसमें सिट्रिक एसिड है, इस बॉक्स में तो नज़र आ रहा, लिखा भी हुआ है। ये बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं उर्दू में। ये हमारे पास है जनाब इस वक्त, ये कोल्ड वाटर है इसमें और ये हॉट वाटर है हमारे लेफ़्ट साइड पे बीकर में। तो होना क्या है, ये है सिट्रिक एसिड, पहले दोनों में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच, और रिएक्शन तो नहीं होगा। रिएक्शन तब होगा जब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे, मीठा सोडा। दोनों में डाल दिया और इनको आपने डिज़ोल्व भी कर लेना है। अगर ये उन्होंने हिला दिया तो डिज़ोल्व हो गया जी। अब एक एक चम्मच इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा डालेंगे तो रिएक्शन के आप स्पीड को चेक करना है आपने कि कोल्ड में क्या है और हॉट में क्या है। ये आ गया जनाब आपके पास कोल्ड और ये आ गया आपके पास हॉट। तो जैसे ही हॉट में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो रिएक्शन की रेट, रिएक्शन की स्पीड चेक करें कि कितनी तेज़ है। तो यहाँ पर आके हमने इसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन आगे एक और वीडियो है एंड दैट इज़ विद रेफरेंस ऑफ कैटलिस्ट। पढ़ चाहिए तो था हमें कि हम उसी जगह पढ़ लेते जहाँ पर कैटलिस्ट किया था, लेकिन चलें बहरहाल इधर देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है। होने क्या लगा कि ये जी हमारे पास है, आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमें डिकम्पोजिशन देखनी है, तो हम करते क्या हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये सेम अमाउंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अमाउंट ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर। जो अमाउंट हमने फर्स्ट में कॉनिकल फ्लास्क में डाल लिया है, सेम उतनी ही अमाउंट आप ले लें और दूसरे में भी डाल दें। ठीक है, हो गया।
अब उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बेसिकली हम डिकम्पोजिशन पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप इसको जनाब थोड़ा सा मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल दें, इट इज़ अ कैटलिस्ट, तो फर्स्ट में तो रिएक्शन डालते ही स्टार्ट हो गया और देखेंगे आप इसकी बबलिंग होना शुरू होगी, जबकि सेकंड में रिएक्शन अभी बिल्कुल यानी बहुत पड़ा रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाएगा डिकम्पोज, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो पहले वाले में है विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड बड़ी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में और सादा वाटर में। आपके सामने रिएक्शन भी आ गया और यूजली याद होगा आपको जो कैटलिस्ट हमें एरो के ऊपर दिखाया जाता है। इस तरीके से ये हमारा कैटलिस्ट का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब आता है हमारे पास नया टॉपिक एंजाइम, और इट इज़ नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो वर्ड कैटलिस्ट जब आया तो हम अगर आप प्रीवियस जो हमने पढ़ा टॉपिक उसी को जाके इसकी डेफिनेशन अगर एक दफ़ा देख लें, ए कैटलिस्ट इज़ ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इटसेल्फ। यानी एक ऐसा केमिकल होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद यूज़ नहीं होगा। इसको पढ़ने के बाद सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं देखनी थी। लेट अस गो बैक इनटू अवर टॉपिक बायोकेमिकल कैटलिस्ट। Enzymes are biochemical catalysts that speed up biochemical reaction in living organisms without being consumed in the process. डेफिनेशन नियरली सारी वही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नई चीज़ आ गई, वो ये कि ये इसमें वो कैटलिस्ट हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग बॉडी के अंदर, वहाँ पर ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये देख लिया तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं और उस पॉइंट्स के रेफरेंस से कुछ आगे मज़ीद फर्दर उसको डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। नेक्स्ट है कि नियरली आल रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। और उससे भी अगला है ईच एंजाइम कैटलाइजेज ओनली वन रिएक्शन, इट मीन दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। अच्छा, इसको 3 पॉइंट्स को देखने के लिए लेट अस गो बैक इनटू अवर दिस स्पेशली हमारे पावर पॉइंट में कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं यहाँ पर चेक करने के लिए। मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। उसमें एग्जांपल हमारे पास पेप्सिन की है। पेप्सिन स्टमक में होता है और वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में चेंज कर देता है, और अगर पेप्सिन नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा। लाइपेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वो फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि ईच एंजाइम कैटलाइजेज ओनली वन रिएक्शन, इट मीन दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब है कि एक वक्त में वो एक ही काम करेगा। एंजाइम के रेफरेंस से बात हो रही है। मसलन इसमें अमाइलेज है। अमाइलेज जब स्टार्च पे एक्ट करता है तो वो उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज पर एक्ट करता है और वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। यूरेज यूरिया पे एक्ट करता है और उसे यूरिया को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। अब स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अमाइलेज जो है वो सिर्फ स्टार्च पे एक्ट करता है, ये इसका स्पेसिफिक है। अमाइलेज लैक्टोज पे एक्ट करके उसको ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में चेंज नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यूरेज जो है वो स्टार्च या लैक्टोज पे एक्ट नहीं कर सकता। तो यही स्पेसिफिक इन नेचर है कि हर यानी कन्वर्जन हर सबस्ट्रेट का स्टार्च के लिए अमाइलेज है, लैक्टोज के लिए लैक्टेज है और यूरिया के लिए यूरेज है। इसी को स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर फाउंड इनसाइड द सेल्स, ठीक है, बट सम आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस। ये डेफिनेटली सेल्स में नहीं है। तो उसके बाद आएगा नंबर सेकंड लास्ट है, एंजाइम्स में स्पीड अप रिएक्शन बाय फैक्टर 10⁻30। एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यानी एंजाइम जो कैटलिस्ट हैं आपके बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, उनकी प्रेजेंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 10⁻30 तक निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ी स्पीड है ये। लास्ट पॉइंट आ जाता है, एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक शेप्स, they hold the reactant molecules in right orientation necessary for successful collisions. This causes an increase in reaction rates. इसलिए वंस अगेन पावर पॉइंट में एक हमारे पास फ़ोटो है। एक ये जो ना आपके पास की और लॉक की एक सेंस है कि जो एक की है वो असल में एक ही लॉक के लिए होती है, ठीक है। अब ये जो की है सब लॉक को नहीं खोल सकती। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूँ ताकि आपको थोड़ा फर्दर अच्छा नज़र भी आए
ये इस वक्त हमारे पास ये एंजाइम है, इसकी ख़ास शेप है, कुछ कट लगे हुए हैं जो उसने एक ख़ास डिज़ाइन सा दे दिया इसको। ये नेचर ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसका जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है वो उसकी शेप भी ऐसी ही है। जब वो इसके साथ अंदर एंटर होगा तो इसके साथ बिल्कुल की और लॉक की तरह, चाबी और ताले की तरह एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाएंगे। एंजाइम जो है अपना रिएक्शन करेगा, अपना इफेक्ट इस पे छोड़ेगा सबस्ट्रेट के ऊपर और उसको रिएक्ट प्रोडक्ट्स में चेंज कर देगा। लेकिन एंजाइम अपनी जगह वैसे के वैसे ही है और रेडी टू एक्सेप्ट फ्रेश सबस्ट्रेट, और वो फ्रेश सबस्ट्रेट को रेडी है पकड़ने के लिए, यानी फर्दर रिएक्शन करने के लिए नेक्स्ट मालिक्यूल का इंतजार कर रहा है। मालिक्यूल आते जाएंगे, उस पर अटैच होते जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज होते चले जाएंगे। तो ये जनाब हमारे पास थी बेसिकली स्पेसिफिक शेप जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे पास दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का रोल क्या है? तो सबसे पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं मेरे पास जो कि बुक ने तो नहीं दी, लेकिन अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेंगे, बता देंगे, लेकिन अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल यहाँ पर कोट कर लेंगे, समझा दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। केमिकल काइनेटिक्स आइडेंटिफाई द ideal time to harvest and transport product, reaches the market at its best quality, taste, texture and nutritional content. Number 2 है identify the factor that cause degradation. Identify the factor that cause degradation during transportation. Third, minimizing losses during to ripeness during minimizing losses due to ripeness during transportation. Minimizing losses due to ripeness during transportation. Fourth, developing methods for storage and transportation that help maintain nutritional value. Last point, identifying methods for identifying methods for slowing down specific reactions by controlling temperature and humidity, increasing the shelf life of the product. अब ये सारे पॉइंट्स को अगर हम एक आध एग्जांपल के साथ समझ लें तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है मैंगोज़ का, तो मैंगोज़ को अगर आपने दूर दराज मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पहुंचाना है तो उसके लिए लाजमी तौर पे कोई एक टेक्निक अपनाई जाएगी। अब वो टेक्निक के लिए आप कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन जब किसान जो है अच्छा, वो जो टेक्निक अपनाई जाएगी उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन सबसे पहले तो ये कि जो आप मैंगोज़ हैं उनको पकने से बहुत पहले एक ख़ास टाइम पर उतार लिया जाता है, और ये टाइम वो होता है जिसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डेवलप हो चुकी होती है, उसका फ्लेवर डेवलप हो चुका होता है। उसके बाद यह है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है आपने लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, तो डेफिनेटली हमने ऐसे मैंगोज़ को इस तरीके से उतारना है, यूँ समझ लें कि एक एक करके उतारना है ताकि वो कहीं पर उसको ब्रूजेस ना लगें, कहीं पर उसको ज़ख्म ना आ जाएँ, उस पर सुराख ना पड़ जाएँ, कट ना लग जाएँ, क्योंकि ऐसे आम जो हैं फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ डिग्रेड होते हैं, ख़राब होते हैं और ख़ुद भी होंगे और दूसरों को भी करेंगे। मैंगोज़ को उतारने के बाद उनको धोया जाएगा ताकि उसके ऊपर जो लगी हुई गंदगी उतर जाए, और अगर पॉसिबल है, अगर ज़रूरत है तो फंजीसाइड अप्लाई किया जाएगा ताकि रास्ते में कहीं पर उसके ऊपर फंगस वगैरह का अटैक ना हो सके। फिर उसके बाद इनको अच्छे तरीके से फिर इन आम को ऐसी टोकरी में डाला जाता है जो अच्छी तरह पैडेड होती हैं ताकि मैंगोज़ आपस में टकराए ना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और जो टोकरियां हैं, जो बास्केट्स हैं, वो वेल वेंटिलेटेड भी होनी चाहिए ताकि उसमें हवा भी आ जा सके अच्छे तरीके से। और उसके बाद टेम्परेचर लो रख के उनको स्टोर करके उनको आगे यानी मूव कराया जाता है। इसलिए कि टेम्परेचर इसलिए लो रखा जाता है कि कहीं डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले टेम्परेचर को इसलिए लो रखा जाता है कि अपनी डेस्टिनेशन से
टेम्परेचर को इसलिए लो रखा जाता है कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले पहले कहीं ये पक ना जाएं, राइप ना हो जाएं, तो इसलिए टेम्परेचर लो रखा जाता है। उसके बाद ये है कि जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जाके या तो उनको टाइम दें खुद, वो ऑटोमेटिकली पक जाएंगे, या अल्टरनेट ये है कि उसके लिए हम यूज़ करते हैं इथिलीन गैस। इथिलीन गैस जो है ये एक आर्टिफिशियल राइपनर है। जब हम इस इथिलीन गैस के एटमॉस्फेयर में आम वगैरह को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली विद इन आवर्स ये पकना शुरू हो जाते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास शुगर केन की है, गन्ने की है। गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद उसको लोड करके मिल की तरफ पहुंचाया, यानी दूसरी एग्जांपल हमारे पास गन्ने की है कि गन्ने को हार्वेस्ट करने के बाद, उसकी काश्त करने के बाद, कटाई के बाद उसको मिल की तरफ रवाना कर देते थे, जाके वहाँ जाके उनको क्रश करके उनको जूस निकाल के चीनी बनाई जा सके। लेकिन ये काम भी बिल्कुल टेक्निकल है, उसमें भी कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। नंबर वन तो यही है कि जब आपने इसको काश्त कर लिया, जब आपने इसको हार्वेस्ट उगा दिया, उगाने के तकरीबन 10 या 18 महीने के बाद, प्लांटिंग के 10 या 18 महीने के बाद इसको कट करना होता है। और उसको कट करने से पहले भी फार्मर्स ने इसकी ब्रिक्स चेक करते हैं। ब्रिक्स होती है बेसिकली शुगर लेवल, जो कि शुगर केन में होता है। किसान इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर डिसाइड करते हैं कि इसको काटना है या भी कुछ और दिन देने हैं। फिर उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाए कि इसे काटना है, तो फिर काटने के बाद उसे विद इन 24 आवर उसको मिल की तरफ रवाना कर दिया जाता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको क्रश करना पड़ता है ताकि इसका जूस निकाला जाए। अदरवाइज़ होगा क्या कि गन्ना सूख सकता है और इसमें फर्मेंटेशन हो सकती है, जिससे शुगर का कंटेंट डाउन हो जाएगा। तो ये बेसिकली चीज़ें जो कि सारी हमारे किसानों को भी पता है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हमारे यानी जो टेक्निकल स्टाफ है, जो मिल्स का है, वो उनका भी राब्ता होता है किसानों के साथ कि कितनी टाइम के तक गन्ने को काट लेना है और उसके बाद उसको लोड करके मिल की तरफ रवाना कर देना है। तो बहरहाल ये चीज़ें बेसिकली यही थी जिसका हम बात करना चाह रहे थे कि रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन दी फूड इंडस्ट्री, कि फूड इंडस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का रोल क्या है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास MCQs आते हैं, और MCQs डेफिनेटली सॉल्व हैं सारे, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। नंबर वन है द रेट ऑफ रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी इस गैप में क्या वर्ड फिक्स होगा। A इंक्रीजेस, B डिक्रीजेस, C रिमेन्स द सेम, एंड D जो है मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो डेफिनेटली जब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है तो वो डिक्रीज उसका रेट कर रहा होता है, ना तो इंक्रीज़ करता है, ना ही सेम रहता है, ना ही इसमें शक व शुबे की गुंजाइश है, वो हमेशा डिक्रीज़ ही करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आंसर है बी आ जाएगा। नंबर हमारे पास 2 आता है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। सी जो हमारे पास है डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नन ऑफ दीज। एक्टिवेशन एनर्जी जो है बेसिकली एक फिक्स प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हम, वो एक फिक्स चीज़ है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ एक काम होता है कि हम मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिससे वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सके। जबकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से तो डेफिनेटली बिल्कुल ही उल्टा काम हो जाएगा, मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो इस काबिल भी नहीं होंगे कि वो ज़रा सा भी यानी रिएक्शन की तरफ मूव कर सके। जबकि डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी सी पार्ट के अंदर जब आप उसका रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कुलियन इंक्रीज़ होगी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर ठीक है, वो डी, यानी इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, यानी ना ए ना बी ना सी। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास कि रिएक्शन विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजली फास्ट, स्लो, एक्सोथर्मिक, रिवर्सिबल। यहाँ पर अगर हम देख लें जाकर इस डायग्राम को, जो कि हमने कैटलिस्ट के शेप में यानी टॉपिक के अंदर पढ़ी थी, ये याद होगा, मैं पढ़ा तो वहाँ पर भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ही थी। तो अब अगर हम जाकर थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लें, तो इस डायग्राम में हमने ये डायग्राम हमने पढ़ी थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के टॉपिक के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, यानी ये हम्प जो है इस एक्टिवेशन एनर्जी के अब अगर हम जाकर इसकी डायग्राम देख लें ये वाली,
जो कि हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंडर पढ़ी थी। तो उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंदर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन शो की हुई है, जहाँ पर हम्प शो किया हुआ है। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा होती चली जाएगी तो क्या होगा? तो डेफिनेटली मालिक्यूल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करें और इस हम्प को क्रॉस कर सकें। तो डेफिनेटली होगा क्या कि मालिक्यूल का जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्लो को टिक किया हुआ है। बाकी फास्ट एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल में से कोई भी आंसर नहीं है। नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास। इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बट इंक्रीजेज फॉर द रिवर्स रिएक्शन। इनमें से सिर्फ सी पार्ट ठीक है, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन कैटलिस्ट खास तौर पे रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों यानी साइड्स को अफेक्ट करता है, फॉरवर्ड को भी रिवर्स को भी। तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन भी अटेन जल्दी होता है और साथ ही रिवर्स रिएक्शन भी उतनी ही तेज़ी के साथ रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद आता है नंबर 5th पार्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, एक्टिवेशन एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने कुलियन थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है आपकी कुलियन थ्योरी, और एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, फिर उसके बाद कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करती है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो कैटलिस्ट जो है उसको एडिशन ऑफ कैटलिस्ट उसको कम कर देगा वगैरह वगैरह। लेकिन मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट पे उस पर डिपेंड नहीं करती कि मोलर मास मीन अगर वो हाइड्रोजन है तो उसका मोलर मास कम है, और अगर वो क्लोरीन है तो उसका मोलर मास ज़्यादा है। तो उससे उनके कम या ज़्यादा होने से उनकी जो क्या कहते हैं उसकी जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 6 है, हाउ डज द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ये नज़र आ रहा है ये गलत है, क्योंकि कैटलिस्ट जब यूज़ करते हैं तो अल्टरनेट पाथ बेसिकली वो होता है जिसके अंदर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी होती है। इसलिए ये डी पार्ट ही आंसर है, बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथ। अल्टरनेट पाथ तो डेफिनेटली कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का होता है ताकि आसानी के साथ मालिक्यूल टकरा कर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करें और वो हम्प को यानी क्रॉस कर सकें। फिर आते हैं नंबर 7, विच फिजिकल पैरामीटर नॉट टिपिकली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन मास, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, कलर ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास 7th, विच फिजिकल पैरामीटर इज़ नॉट टिपिकली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन मास, टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ ए गैस, कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड चलता है, तो क्या क्या फिज़िकल चेंजेस यानी ऑब्ज़र्व होती हैं? डेफिनेटली मास में चेंज फील होगी, कोई पॉसिबल है गैस भी बन रही हो, और मुमकिन है रिएक्टेंट का कोई कलर हो जो कि रिएक्शन फॉरवर्ड होने से उसका कलर में कोई तब्दीली आ जाए। तो टेम्परेचर जो है ये बेसिकली एक जो टेम्परेचर है दैट इज़ बेसिकली एक्सटर्नल कंडीशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इटसेल्फ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रेट। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो यही है कि जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन से इसका कोई इफेक्ट नहीं है या इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर नेक्स्ट आता है, विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस? चेंज इन सॉलिबिलिटी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन विस्कोसिटी। अच्छा, चेंज इन सॉलिबिलिटी जो है इसका ताल्लुक तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले ए आ जाता है चेंज इन सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का ताल्लुक बेसिकली लिक्विड्स के साथ है, तो बात हम कर रहे हैं इस वक्त गैसेस की, क्योंकि पूछा यही हुआ विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस, यानी गैसेस का कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या चेंज इन सॉलिबिलिटी क्या अफेक्ट करेगा? तो गैसेस सॉलिबिलिटी का जो सेंस है, अच्छा, विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस? ए है चेंज इन सॉलिबिलिटी, बी चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन विस्कोसिटी। तो चेंज इन सॉलिबिलिटी जो है ये तो बेसिकली लिक्विड के साथ रिलेटेड है, और चेंज इन विस्कोसिटी भी लिक्विड के साथ रिलेटेड है। ये तो ए और डी तो वैसे ही इसमें से यानी एक्सक्लूड हो जाते हैं।
चेंज इन वॉल्यूम की जो सेंस है, जब आप वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिससे नंबर कुलियन इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट असल में चेंज इन प्रेशर है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ कुलियन इंक्रीज़ करेंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा। तो इस वक्त बी ही आंसर होगा। उसके बाद आया था नंबर 9, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स जनरली डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, मेक्स द रिएक्शन इरिवर्सिबली। अच्छा, इसमें डायरेक्ट जो नज़र आ रहा है तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जब सरफेस एरिया, क्योंकि हमने ऊपर टॉपिक भी सारा पूरा ये कम्प्लीटली पढ़ा है कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली इंक्रीज़ हो जाता है। मेक्स द रिएक्शन इरिवर्सिबली, ये तो यानी फजूल है इसमें मामले में। डिक्रीजेज द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी बिल्कुल यानी रिवर्स है, थ्योरी के ही बिल्कुल उल्टी चल रही है बात, ये भी करेक्ट नहीं है। हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी गलत है। तो सिर्फ बी ही हमारा है आंसर। उसके बाद आता है लास्ट कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी। हाई टेम्परेचर डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियन। डेफिनेटली हाई टेम्परेचर कुलियन को डिक्रीज तो नहीं करता, तो नज़र ही आ रहा है गलत है। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी गलत है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे थोड़ी इफेक्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक कांस्टेंट चीज़ है। हायर टेम्परेचर डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये भी गलत है। जब टेम्परेचर हाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज हो सकती है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कुलियन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आके हमारे ये एमसीक्यूज़ तो हो गए ख़त्म। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम उनको यानी डील करेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन हमने पीछे पोस्ट नहीं किए हुए नोट्स के अंदर। तो मेरे ख्याल में इसके बाद सिर्फ चंद एक क्वेश्चन के आंसर्स रह जाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10। वाई डू ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कुलियन लेड टू ए रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी। कहने का मतलब ये है, या क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कुलियन थ्योरी के मुताबिक सिर्फ एक फ्रैक्शन या कुछ चंद मालिक्यूल या एक फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल ही क्यों यानी करती है रिएक्शन। तो उसकी रीज़न ये है कि सारे के सारे मालिक्यूल के पास एनर्जी सफिशेंट एनर्जी नहीं होती, और ना ही सारे मालिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में पड़े होते हैं जिससे वो टकराएं तो फौरन रिएक्शन हो जाए। इसीलिए आंसर ये बनता है, अकॉर्डिंग टू कुलियन थ्योरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर पार्टिकल मस्ट कोलाइड। पार्टिकल को आपस में कुलियन करना चाहिए, बट नॉट ऑल कुलियंस रिजल्ट इन ए रिएक्शन। लेकिन सारी कुलियन जो है वो रिएक्शन थोड़ी करती हैं। ओनली फ्रैक्शन, सिर्फ एक फ्रैक्शन है, कुछ एक परसेंटेज है मालिक्यूल की जो रिएक्शन करती है। ओनली अ फ्रैक्शन कुलियंस आर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ टू मेन रीज़न। सिर्फ दो वजूहत हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है कि इनसफिशेंट एनर्जी, कुलियन हो रही हैं और कंटिन्यूस हो रही हैं, लेकिन अगर वो कुलियन के अंदर वो प्रॉपर एनर्जी नहीं है जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकें, तो बेशक वो सारी उम्र भी करते रहेंगे कुलियन, तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर इनकरेक्ट ओरिएंटेशन, और अगर वो मालिक्यूल सही डायरेक्शन में नहीं पड़े हुए तो डेफिनेटली वो तब भी अगर सारी उम्र भी वो मालिक्यूल आपस में टकरे मारते रहें, कुलियन करते रहें, तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर आता है नंबर 9 क्वेश्चन है। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। एवेल्युएट हाउ इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको अगर आप समझना है तो वंस अगेन लेट अस गो बैक इनटू अवर नोट्स। तो इसमें हमने ये याद होगा पढ़ा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में, ये डायग्राम पढ़ी थी। तो डायग्राम में यही दोबारा देख लें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब इंक्रीज़ कर जाएगी यानी ये हम्प इंक्रीज़ कर जाएगा तो रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। मालिक्यूल को मौका नहीं मिलेगा कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकें। इसीलिए इसका आंसर लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज फ्यूअर मालिक्यूल या फ्यूअर पार्टिकल्स कैन ओवरकम द बैरियर लीडिंग टू फ्यूअर सक्सेसफुल कुलियन। यानी जब आप इतना ज़्यादा ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का हम्प हाई कर देंगे या हाई हो जाए तो उसमें मालिक्यूल के पास इतना चांस नहीं रहता कि वो फ्रूटफुल कुलियन कर सकें और एक एक्टिवेटिव कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकें। तो इसलिए होगा क्या कि जब आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सजेस्ट ए वे टू आइडेंटिफाई इफ़ ए कैटलिस्ट हैज़ बिन इफेक्टिव इन ए रिएक्शन।
कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो एक आपने सेलेक्ट किया है कैटलिस्ट वो सही है या गलत है। तो इसके लिए जो आंसर लिखा गया है उससे पहले अगर हम एक छोटी सी वीडियो वंस अगेन देख लें, आई थिंक इट इज़ प्रेजेंट इन आवर नोट्स। जो पीछे हमने नोट्स का मतलब ये जो पीछे हमने पढ़ी है उसके अंदर मैंने एक दफ़ा यानी इस वीडियो को देखा है, लेकिन वंस अगेन अगर देख लें, ये याद होगा हमने ये देखी थी ये इसकी वीडियो जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि तेज़ी से निकल जाए, काम ख़त्म हो जाए। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसको आपने कुछ अमाउंट निकालनी है, 25 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड उसने लिया है और दोनों फ्लास्क में डाल दिया है। और एक फ्लास्क में चलिए देख लें पहले, थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि ज़रा प्रोसीड जल्दी कर जाए क्योंकि पहले देख चुके हैं हम। अच्छा, अब यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड विच इज़ ए कैटलिस्ट पहले वाले में डाल दिया है। इसमें होगा क्या कि रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, जबकि सेकंड वाले में जिसमें विदाउट कैटलिस्ट है उसमें रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा, बल्कि होगा ज़रूर, डिकम्पोजिशन ज़रूर होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, लेकिन वो बहुत टाइम लेगा। लेकिन हाइड्रोजन जिसमें हमने डाला है मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, वो रिएक्शन बड़ी तेज़ी के साथ प्रोसीड कर रहा है। तो अब इसको अगर ज़हन में रखते हुए हम दोबारा अपने नोट्स की तरफ जाएँ और चेक करें व्हाट इज़ आंसर रिटन ओवर हेयर, तो इसमें आ जाएगा टू आइडेंटिफाई इफ़ ए कैटलिस्ट हैज़ बीन इफेक्टिव वी कंपेयर द रिएक्शन विद एंड विदाउट द कैटलिस्ट अंडर द सेम कंडीशन। यही हमने काम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी किया है। हमने दोनों फ्लास्क में हाइड्रोजन रखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक में डाल दिया मैंगनीज डाइऑक्साइड, दूसरे में नहीं डाला। तो जिसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला वहाँ रिएक्शन तेज़ी से हो रहा है। कैटलिस्ट इज इफेक्टिव इफ रिएक्शन रीचेज द सेम फाइनल यील्ड फास्टर दैन विदाउट इट। तो आंसर हमारा ये आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। नंबर नेक्स्ट आता है असेस द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इंडस्ट्रियल स्केल प्रोसेसेस। तो अब यहाँ पर यह है कि इंडस्ट्रियल स्केल प्रोसेसेस मुख्त कुछ तो आंसर यानी प्रोसेस ऐसे हैं जिसका हमारे चैप्टर में जिक्र भी है, एक आध को मैंने वैसे भी लिख दिया है क्योंकि वो भी हमारी केमिस्ट्री बुक में कहीं ना कहीं उसका जिक्र है। कैटलिस्ट आर एसेंशियल इन इंडस्ट्री बिकॉज दे एक्सेलरेट रिएक्शन, कट कॉस्ट यानी उसकी जो कॉस्ट होती है वो डाउन कर देते हैं, सेव एनर्जी भी सेव करेंगे, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। खुद वो यूज़ नहीं होंगे लेकिन कई काम जो है बेटर कर देते हैं। बस उसके बाद बेसिकली तो इन्हें एग्जांपल ही पूछा हुआ था, तो इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स में सबसे पहली आती है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम में यूज़ होता है। इसका कैटलिस्ट हमारे पास आयरन है। नंबर 2 है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ होता है, वो बेसिकली SO2 को SO3 में चेंज करने में यूज़ किया जाता है। फिर आती है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम अनसैचुरेटेड एल्कीन्स को एल्कीन में चेंज करते हैं और उस दौरान हम हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड कर रहे होते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे होते हैं, और उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो निकल है। और कैटालिटिक क्रैकिंग क्या चीज़ है? कैटालिटिक क्रैकिंग बेसिकली लंबे मालिक्यूल जो होते हैं एल्केन्स के, उनको ब्रेक डाउन करने में, छोटे मालिक्यूल के अंदर तब्दील करने में यूज़ हो रही होती है। और वो ये कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं? जियोलाइट कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा यानी बताया, क्वेश्चन को यानी एक्सप्लेन कर लिया कि जो केमिकल, अब आता है क्वेश्चन, असेस द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस। यानी जो हमारे इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस पूरी दुनिया में चल रहे हैं उसमें कैटलिस्ट का इम्पैक्ट क्या है? तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और ख़ासतौर बड़े बड़े मशहूर किस्म के जो रिएक्शंस हैं उनमें कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। और वो यूज़ करने की रीज़न सिर्फ एक ही होती है ताकि हम उसमें कॉस्ट कट डाउन कर सकें, एनर्जी सेव हो सके, और एनवायरमेंटल डैमेज अगर कोई खुदा न खासा कोई रिएक्शन कर रहा है तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकें, और उस दौरान वो डेफिनेटली ख़ुद यूज़ नहीं होगा कैटलिस्ट। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, जैसे कि इस वक्त 4 हैं, जिनमें से 1-2 तो आई थिंक किसी चैप्टर में इनका नाम लिया हुआ है और कुछ हमारे बाकी केमिस्ट्री के चैप्टर में भी मौजूद हैं। हैबर प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, तो वो अमोनिया की प्रोडक्शन में यूज़ होता है हैबर प्रोसेस, और उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो आयरन है। सिमिलरली कैटलिस्ट जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड को ही प्रोडक्शन में के लिए यूज़ होता है, और ये जो कैटलिस्ट है वो बेसिकली SO2 को SO3 में चेंज करने में यूज़ होता है। हाइड्रोजिनेशन है,
अब आता है हमारे पास असेस द इम्पैक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस। मतलब ये है कि जो हमारे मशहूर किस्म के इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस हैं उसमें कैटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है हमारी यानी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जितने भी मशहूर हैं कैटलिस्ट यूज़ हो रहे होते हैं उसके अंदर। उसमें कैटलिस्ट का काम क्या है, वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो जो कॉस्ट होती है उसको कट डाउन कर देता है, एनर्जी को सेव करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देगा, तेज़ कर देगा, एनवायरमेंटल डैमेजेस अगर कोई हैं तो उनको कंट्रोल करेगा, लेकिन ख़ुद यूज़ नहीं होगा। ये उसकी कैटलिस्ट की यानी ब्यूटी है या खूबसूरती है। तो इंडस्ट्रियल एग्जांपल हमारे पास हैं इस वक्त। कुछ एग्जांपल तो बुक की हमारी इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, कुछ बुक के मुख्तलिफ चैप्टर्स में हैं। नंबर 1 है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में आयरन यूज़ होता है और ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम अमोनिया की प्रोडक्शन में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, उसमें हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं। ये करता क्या है कि SO2 को SO3 में चेंज करता है और SO3 से आगे हम सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं। हाइड्रोजनेशन जो है उसमें निकल यूज़ होता है और वो क्या करता है निकल, वो अनसैचुरेटेड फैट्स को सैचुरेटेड फैट में चेंज कर देता है, जिसको आपने ऑर्गेनिक चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता है। इसी को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। फिर कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसमें जियोलाइट हम यूज़ करते हैं एज कैटालिस्ट और वो क्या करता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में एल्कीन्स वगैरह में तब्दील करता है, जो कि फ्यूल के तौर पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, evaluate the impact of adding an enzyme to biochemical reaction। इसका आंसर भी सिर्फ एक लाइन ही है, बाकी तो हम ऊपर सारी डिस्कशन कर चुके हैं। एडिंग एन एंजाइम स्पीड अप ए बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अल्टरिंग द रिएक्शंस इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं करता वो, सिर्फ इसका क्योंकि ये भी डेफिनेटली एक एंजाइम जो है वो भी एक कैटालिस्ट ही है, तो वो सिर्फ उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डाउन करके रिएक्शन को तेज़ कर देता है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास, आई थिंक इट इज़ द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कि टेम्परेचर कंट्रोल करके आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कैसे यानी करते हैं कंट्रोल। अब आता है नेक्स्ट एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन का ताल्लुक वही है जो पीछे हमने पढ़ा था काइनेटिक्स का और फूड के रेफरेंस से। क्वेश्चन की सेंस वही है सारी। क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी भी फूड आइटम को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो टेम्परेचर कंट्रोल क्या करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा। तो नंबर 1 पॉइंट है, टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देगा, टेम्परेचर डाउन रखना पड़ता है यूजली कई जगहों पर, कई प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं हम लोग। टेक्सचर उनकी यानी टेक्सचर के ऊपर इफेक्ट करता है और उसको यानी संभाल के रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता, उसकी अपीयरेंस को ख़राब नहीं होने देता, उसके फ्लेवर को ख़राब नहीं होने देता। नंबर 2 है हमारे पास, मेंटेनिंग द प्रॉपर टेम्परेचर जब आप प्रॉपरली इसको मेंटेन कर लेते हैं, और जैसे कि हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ास तौर पर खाने की चीज़ें जब कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब हम उसको लेके जा रहे होते हैं। नंबर 2 है मेंटेन द प्रॉपर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जब अच्छी तरीके से नॉर्मल यानी प्रॉपर वे से मेंटेन कर लेंगे। और कैसे करेंगे, डेफिनेटली हम रेफ्रिजरेटेड ट्रक यूज़ करते हैं और स्पेशली रेफ्रिजरेटेड ट्रक यूज़ करते हैं उन आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो कि यूजली फूड आइटम्स हैं। इंसुलेटेड कंटेनर्स होंगे उसमें एक्सेट्रा। एंश्योर द प्रोडक्ट्स आर सेफ, यानी वो इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट सेफ हैं, न्यूट्रिशियस हैं, अनटिल दे रीच द कस्टमर, यहाँ तक कि वो कस्टमर तक पहुँच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कई हमारे जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं स्पेशली ये सऊदीया वगैरह, तो उसमें जो दही है, दूध है, तो उनको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब उसको करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्योंकि एनवायरनमेंट टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर फिर ऐसे ट्रक्स यूज़ किए जाते हैं जो रेफ्रिजरेटेड हैं। वो तो इवन हमारे अपने कंट्री पाकिस्तान में भी ऐसे यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे ये जो पैक्ड किस्म के जो आइटम्स होते हैं उसके लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप आइसक्रीम की ही बात कर लें, तो आइसक्रीम को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको यानी रेफ्रिजरेटेड ट्रक के बगैर यानी ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इनका एक ही मकसद होता है कि कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते ये चीज़ें अपनी असल हालत में, अपनी असल टेस्ट में और फ्लेवर में रहें। क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो इस वक्त
लिखा हुआ है मेनली, बाकी डेफिनेटली किए हुए हैं क्वेश्चंस। और नंबर 11th पे हमारे पास क्वेश्चन जो करने वाला है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आपने बताना है कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का इफ़ेक्ट क्या होगा रिएक्शन के रेट पर, यानी उसकी तेज़ी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो ज़्यादातर सेंस तो बच्चों को पीछे आ चुकी है, पढ़ चुके हैं बच्चे सारे चैप्टर, कि बोथ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। दो, चाहे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें, दोनों केस में मॉलिक्यूल्स की आपस में टकराव की जो प्रोबेबिलिटी है, उनके कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब वो इंक्रीज़ होंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और यही आप इसका रिवर्स सोच लें, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे या कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल के कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिससे रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अब पॉइंट्स नंबर 1 है इस वक्त, टेम्परेचर इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ पार्टिकल। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो पार्टिकल उनकी जो एनर्जी है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनकी आपस में टकराव, उनका आपस में कोलिजन इंक्रीज़ होगा। जब कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। इन दिस वे मोर पार्टिकल कैन ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी। इससे होगा क्या कि मॉलिक्यूल की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको जल्दी रीच कर लेते हैं। याद होगा पीछे आपने वो पढ़ा था जिसमें वो एक हम्प दिखाया हुआ था, जिस हम्प को मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं और दूसरा प्रोडक्ट में तरफ तब्दील हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल को एनर्जी तेज़ी से मिलेगी, वो अपना उस हम्प को क्रॉस करने की एबिलिटी गेन कर लेंगे और वो जल्दी ही प्रोडक्ट की तरफ मूव करते चले जाएंगे। दूसरे नंबर में ये लिखा है कंसंट्रेशन जब इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ होगी, टकराव इंक्रीज़ होगा जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगा, लेकिन उससे एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती, ये ख्याल रहे। ठीक है, तो अब आ जाएगा जनाब अब आता है हमारे पास नेक्स्ट थिंक टैंक है। तो थिंक टैंक में क्वेश्चन नंबर 1 है, एनालाइज ए सिनेरियो वेयर ए कैटलिस्ट इज़ नॉट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अब आप ऐसी सिचुएशन बयान करें, बताएं जिसमें अगर आप कैटलिस्ट यूज़ भी कर लें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता। तो वो क्या है सिनेरियो, तो इसमें आता है कैटलिस्ट इज़ नॉट इफेक्टिव व्हेन रिएक्शन कंडीशंस आर अनसुटेबल। बस अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसके लिए मैंने एक रखा हुआ हमारे पास कुछ ये, बस ये जो रिएक्शन इस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमने जस्ट एक सेंस लेनी है, अगरचे ये चीज़ बुक में हमारे चैप्टर में तो नहीं है। V2O5 कैटलिस्ट है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, 200 ATM प्रेशर है। ये अगर आप कंडीशंस रखेंगे तो कैटलिस्ट काम करेगा। अगर आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM प्रेशर नहीं रखेंगे तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड ना हो तो रिएक्शन भी नहीं होगा, यानी उतना ज़्यादा, यानी उस जिस तेज़ी के साथ मूव करना चाहिए वो मूव नहीं करेगा। बाकी भी डेफिनेटली ये इसी सेंस में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मसला अमोनिया की फॉर्मेशन है, उसमें अगर जब तक आप ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन वैलिड नहीं रखेंगे तो आयरन बेकार हो जाएगा। आयरन डेफिनेटली हेयर इज़ यूज एज ए कैटलिस्ट। लेकिन ये जहन में रहे कि ये जो एग्जांपल है वो सिर्फ बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हमारे चैप्टर या बुक या नोट्स में ये नज़र नहीं आएंगे आपको। तो एक सेंस देनी थी, वो यहाँ पर इस पॉइंट के रेफरेंस से कि जब कंडीशन सूटेबल नहीं होगी तो फिर कैटलिस्ट क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। नंबर 2 पे कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स कैन नॉट इंटरेक्ट प्रॉपरली। अगर आप कैटलिस्ट फॉर एग्जांपल वापस उसी जगह चले जाते हैं यहीं पर, जब आपकी ये कैटलिस्ट और ये रिएक्टेंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं तो फिर भी कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। ये जो रिएक्टेंट है, मतलब पहले वाले रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनको वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 के साथ टच करना चाहिए। अगर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होंगे तो फिर डेफिनेट रिएक्शन भी नहीं होगा और वो उसको आगे तेज़ी के साथ प्रोडक्ट की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। तो नंबर 3 आ जाएगा, कैटलिसिस पॉइजनड बाय इम्प्योरिटीज़। अब इसका मतलब ये है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, मसलन वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है, इसको अगर खुदा न खास्ता V2O5 को रिएक्शन के दौरान SO2 और O2 के साथ कोई ऐसे केमिकल पड़े हुए हैं जो V2O5 को पॉइज़न कर देते हैं। पॉइज़न मतलब आप समझते हैं डेफिनेटली, यानी उसको जहरीला कर देते हैं। जहरीला करने का मतलब उस सेंस में नहीं है जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में लेते हैं। जहरीले का मतलब यहाँ पर ये बन जाता है कि V2O5 की एक्टिविटी को ख़राब कर देते हैं, यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड की, यानी जो उसकी कैटलिस्ट की सेंस है वो पॉइजन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब होगी तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इस रेफरेंस से हम कहते हैं कि ये इसकी पॉइजनिंग हो गई है। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन रेट इज़ ऑलरेडी एट इट्स मैक्सिमम।
अगर रिएक्शन रेट ऑलरेडी मैक्सिमम है तो आप वैनेडियम पेंटॉक्साइड और ज़्यादा से ज़्यादा डालते चले जाएंगे तो उससे रिएक्शन का रेट आगे इंक्रीज़ नहीं होगा। ये नहीं है कि आप डालते चले जाएंगे वैनेडियम पेंटॉक्साइड या जो भी रिएक्शन का कैटलिस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा डालते जाएंगे तो उससे रिएक्शन इंक्रीज़ होता चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसी थिंक टैंक के अंदर, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइडिंग रीजनिंग बेस्ड ऑन कुलियन थ्योरी। अब डेफिनेटली इसका मतलब क्या है, मैं इसका थोड़ा सा यूँ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक मेरे पास वंस अगेन एक वीडियो भी है और एक इस रेफरेंस मेरे पास ये भी है। जैसे ये देखें, इसका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये लंप की शेप है, यानी एक ढेला सा बना हुआ है। ये इसमें सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट वही एक्सपोज है जो सामने नज़र आ रहा है। जो ढेले के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है वो सामने नहीं है। अगर आप इसका रिएक्शन करेंगे किसी एसिड के साथ तो वही मालिक्यूल सामने रिएक्शन जो सामने मौजूद है वही रिएक्शन करेंगे, जो अंदर की तरफ वो रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप पीस के पाउडर बना लेते हैं तो और पाउडर बनाने के बाद आप इसको फैला देते हैं तो उससे रिएक्शन का जो रेट है इंक्रीज़ हो जाएगा। वो इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है कि मालिक्यूल जो है उसके मैक्सिमम एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं वापस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डबलिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रूटफुल कुलियन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल एज एक्सप्लेन्ड बाय कुलियन थ्योरी। ये जैसे जैसे आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो उनके जो कुलियंस हैं, फ्रूटफुल कुलियन, यानी वो कुलियन जिससे रिएक्शन हो जाता है। फ्रूटफुल का मतलब ये है यानी वो कामयाब कुलियन जिससे वो रिएक्शन करके आगे प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, तो वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। इससे ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वाई फॉर्मेशन ऑफ गैस इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम चले जाएँ इस वीडियो के अंदर तो इस वक्त कैल्शियम कार्बोनेट ही है। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है इधर, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे रिएक्शन होने जा रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। इसमें ये बता रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो रिलीज़ होती चली जाएगी। वो तो डेफिनेटली इस पूरी सरफेस के ऊपर आपको यानी पड़ी नहीं रहेगी, वो गैस है, वो तो बड़ी तेज़ी के साथ रिलीज़ होती चली जाएगी। उससे होगा क्या कि सरफेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से स्पेस बन जाएगी, या यूँ कहें कि मालिक्यूल में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकले चले जा रही है तेज़ी के साथ। तो इसी रेफरेंस से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ए गैस इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज व्हेन ए गैस फॉर्म्स बबल्स ऑफ फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड इट कंटिन्यूसली एक्सपोजेस फ्रेश सरफेस ऑफ द रिएक्टेंट। फ्रेश सरफेस सामने आती चली जाती है। दिस प्रोवाइड मोर एक्टिव साइट्स फॉर रिएक्शन। इससे होगा क्या, रिएक्शन की जो एक्टिव साइट है वो सामने होती चली जाएंगी और रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। फर्दर स्पीडिंग इट अप, उसको मज़ीद यानी तेज़ करती चली जाएंगी। इफ़ गैस एस्केप्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर द प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड कंटिन्यूसली ड्राइविंग द रिएक्शन फॉरवर्ड। ये ली शैटले प्रिंसिपल है जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। और इस रूल के मुताबिक ये है कि जब आपके पास, वैसे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए है, लेकिन उसके कहने का यहाँ पर मतलब यही है कि जब आपके पास रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती चली जाएगी तो रिएक्शन की स्पीड फॉरवर्ड बढ़ती चली जाएगी। ये तो आप वहीं पर जाके समझेंगे जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को और उसके रूल को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वो इस ली शैटले प्रिंसिपल की भी सेंस ले रहा है कि अगर उस रेफरेंस अगर देखा जाए तो क्योंकि प्रोडक्ट बड़ी तेज़ी के साथ रिमूव हो रहा है तो रिएक्शन की स्पीड फॉरवर्ड की तरफ बढ़ती है, जिससे वो रिएक्शन तेज़ हो चला जाता है।